इंडिया एक ऐसा देश जहां पर इंटरनेशनल कप जीतने के बाद वुमेन्स क्रिकेट टीम को 2-2 करोड़ रुपए रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इवेंट्स और मीडिया का फुल कवरेज मिलता है और मिलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को प्राउड फील कराया। लेकिन इस शाइनिंग हाईलाइट के पीछे एक काला सच छुपा हुआ है। सोचो गीता साहू, जिन्होंने एथेंस ओलंपिक्स लेवल पर इंडिया के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो आज गोलगप्पे बेच करके अपना घर चलाती हैं। निशा रानी दत्ता एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर और बैंकॉक एशियन ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाली टॉप आर्कर, इन्हें अपना खुद का धनुष ही बेचना पड़ गया अपना खुद का घर बनवाने के लिए। और ये मैं किसी फिल्म का प्लॉट नहीं बता रहा हूँ, ये इंडिया की रियल लाइफ ट्रेजेडी है। और वहीं पुष्पा मिन, जिन्होंने पैरा बॉल थ्रो में कैम्बोडिया, नेपाल और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में गोल्ड मेडल जीता, वो आज सब्जी की दुकान पर गुजारा कर रही हैं। आप सब्जी बेच रही हैं, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी, तो घर की स्थिति बहुत खराब है, मम्मी पापा नहीं है, ऊपर से पैसा देने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करें। अभी सरकार भी कुछ नहीं दे रही है ऊपर से, इसीलिए हम सब्जी लगा रहे हैं और अपना जीवन में कर रहे हैं। आप गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं, मिलता होने से यहाँ बैठे रहते हैं। और वहीं कमल कुमार नेशनल लेवल बॉक्सर आज कूड़ा उठाने का काम करते हैं। और वहीं दीप्ति कुमार, जिनके पास 100 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं, वो आज चाय की दुकान लगाने पर मजबूर हैं। और ये तो सिर्फ मैंने कुछ यही 5 ही नाम लिए हैं। इंडिया के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी मेहनत इंडिया के लिए दिया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें कहीं बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब असली प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी गलती हम लोग के सोच में बैठी हुई है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के स्पोर्ट्स का मतलब ही क्रिकेट है। जिनके पास मेडल्स हैं उन्हें पेंशन, स्पॉन्सरशिप्स और स्टेबल जॉब्स मिलनी चाहिए थी। और हम केसेस देखते हैं जहाँ पर वर्ल्ड चैंपियंस को स्ट्रीट वेंडिंग करनी पड़ती है। और वहीं इंडियन पब्लिक की भी उतनी ही गलती है, हम भीड़ को फॉलो करते हैं पर टैलेंट को नहीं। जिसे टीआरपी मिलती है उसी स्पोर्ट को हम नेशनल आइडेंटिटी बना देते हैं। बाकी के एथलीट चाहे उनका टैलेंट स्काई हाई हो, सिस्टम के बीच में कहीं दब जाते हैं। हम किसी और गेम को सपोर्ट करना तो दूर, उसका नाम तक नहीं जानते हैं। मीडिया का 80% फोकस क्रिकेट पर, स्पॉन्सर्स का 90% फोकस बजट पर होता है। और वहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं क्रिकेट को सेंटर में रख करके बनी होती हैं। और इसका रिजल्ट बाकी के एथलीट सिर्फ टूर्नामेंट के टाइम पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनते हैं और इवेंट खत्म होते ही याद से गायब। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये बच्चे अंडर 14 हैदराबाद के सिलेक्शन के लिए रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि क्रिकेट इंडिया का धर्म बन चुका है और बाकी सारे स्पोर्ट्स उस धर्म के मंदिर के बाहर खड़े हुए भिखारी बन चुके हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये कलेक्टिव फेलियर है, मीडिया का भी, पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी। जब तक हम स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट वाली सोच को नहीं तोड़ेंगे, तब तक गीता, निशा, पुष्पा, कमल और दीप्ति जैसे लीजेंड्स मेडल जीतने के बाद भी जिंदगी के रिंग में हारते रहेंगे। और शायद सबसे दर्द की बात भी यही है, उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया और इंडिया उन लोग को याद तक नहीं रखता। और जरा इनकी बात सुनिए, यह है इंटरनेशनल चैंपियन। ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके, तो फिर बात कैसे कर रहे हो आप स्पोर्ट्स को ऊपर उठा लो। इंडिया में टैलेंट तो हर गली मोहल्ले में मिल जाता है, पर ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं। छोटे शहरों में ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं और ना ही प्रॉपर कोचेस मिलते हैं। और जो मिलते भी हैं वो आउटडेटेड टेक्निक से सिखाते हैं और इससे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे शुरुआत में ही ड्रॉप हो जाते हैं। कंपनीज को ROI चाहिए होता है, जो मीडिया में दिखे वही प्रॉफिटेबल। क्रिकेट सब जगह दिखता है, इसीलिए पैसा भी उसी पर लगता है। आर्चरी, टेबल टेनिस, रेसलिंग, एथलेटिक्स, पैरा स्पोर्ट्स, इनके एथलीट्स को स्पॉन्सर्स मिलते ही नहीं है। ट्रेनिंग का खर्चा भी वो अपने पॉकेट से ही भरते हैं। मीडिया सिर्फ क्रिकेट से TRP बनाता है। बाकी स्पोर्ट्स का इवेंट हो, रिकॉर्ड टूट जाए, वर्ल्ड रैंकिंग आ जाए, इन सब चीज़ों के लिए टीवी पर स्पेस ही नहीं मिलता। कौन कौन से एथलीट्स इंडिया को किस कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक को पता ही नहीं होता। जब तक मीडिया का अटेंशन नहीं, तब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं, और पब्लिक अवेयरनेस नहीं तो पॉलिसी मेकिंग भी स्लो। जैसे कि इन भाई साहब की वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, ये अपने इंडिया के ही हैं, 600 मिलियन के ऊपर गई थी। वहीं इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन वाले क्या कर रहे थे किसी को कुछ नहीं पता। जर्मनी की फुटबॉल टीम आती है, इनको हायर करके ले जाती है और अपना ये टैलेंट इंडिया के बाहर चला जाता है। और वहीं टैलेंट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे शायद ही आपने सुना होगा, और उसने फुटबॉल को अंदर से बदल कर रख दिया। रंजीत बजाज, एक ऐसा इंसान जिसने सपना देखा कि देश के गरीब और टैलेंटेड बच्चे भी वर्ल्ड क्लास फुटबॉल खेल सकते हैं। वो स्लम्स और पॉवर्टी जैसे एरियो में आया जाया करते थे ताकि वो सही मायने में टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ सकें। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे बच्चों की एक फुटबॉल टीम बनाई। अब पैसों की कमी थी। यूरोप के प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में अपने एकेडमी को बच्चों को भेजने के लिए इन्होंने अपनी वाइफ के गहनों को बेचने का रिस्क लिया, सिर्फ इसलिए ताकि इंडियन यंगस्टर्स को बाहर खेलने का मौका मिले। और फिर उनका ये रिस्क रंग लाया। Sir, your opinion about this match? Oh, what to say? I'm speechless. This like they're playing like Brazil. So proud to be Indians. They rock. Yeah, we play for what? India! This is nothing, man. This is what we play for. Today we are playing for 1.5 billion people. Today we are going to get the trophy. Who are we? मनेरवा में यूथ लेवल पर एक के बाद एक टूर्नामेंट जीते और इंडिया का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया का झंडा फहराया। 240 से ज़्यादा नेशनल प्लेयर्स इंडिया को दिए। सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब मनेरवा ने 2017 से 18 की पंजाब लीग जीत ली। एक ऐसा अचीवमेंट जो किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। आज रंजीत बजाज का नाम इंडियन फुटबॉल के बिगेस्ट चेंज मेकर्स में से एक है, जिस आदमी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया।
उसी ने साबित किया कि सच्ची डेडिकेशन सिस्टम को बदल सकती है। रंजीत बजाज की स्टोरी सिर्फ एक सक्सेस की स्टोरी नहीं है, बल्कि अनब्रेकेबल बिलीफ की स्टोरी है। एक बिलीफ कि इंडिया का यंगस्टर भी दुनिया में बेस्ट बन सकता है। फिलहाल ये तो बात थी फुटबॉल की। मैक्सिमम लोगों को ये तक नहीं पता कि वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट आवर्स ऑफ डांसिंग के रिकॉर्ड किसके नाम है। वो है सृष्टि सुधीर जगताप, जिनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने नॉन स्टॉप 127 घंटे तक क्लासिकल डांस किया है, लेकिन ना ही कभी इनके बारे में किसी न्यूज चैनल में बताया गया और ना ही इनको मीडिया में कोई भी खास कवरेज मिलता है। यही तो हमारा बदलता भारत। अब ये तो बात थी इंडिया के टैलेंट की, अब आते हैं इनोवेशन पर। जितना भी आजकल के टाइम AQI बढ़ा हुआ है, इसमें से जो 30% पोल्यूशन है वो पराली को जलाने की वजह से होता है। लेकिन अपने इंडिया में किसी को ये नहीं पता कि विद्युत मोहन और उनके को फाउंडर केविन कंग एक ऐसा इनोवेटिव सिस्टम बनाया जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि पैडी, स्ट्रॉ या फिर पराली को जलाने के बजाय यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि बायोफ्यूल, बायोचर और फर्टिलाइजर्स में बदल देता है। इस सोल्यूशन को यूज करने से पॉल्यूशन भी बहुत हद तक रिड्यूस होता है और फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। उनके इन्वेंशन ने क्लीन आवर एयर नाम का प्रेस्टिजियस प्राइज भी जीता, लेकिन इनका ये जो इन्वेंशन है उसको गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है और ये चीजें दब जाती हैं, जिससे कि ये सिस्टम ना तो लोगों के बीच में आ पाया और ये चीजें दबी की दबी रह गई। और वहीं ये है बाराबंकी के गांव में रहने वाली पूजा पाल। ये क्लास 10th की स्टूडेंट है। एक बार इनके स्कूल के बाहर गेहूं को अलग करने वाली थ्रेशर मशीन चल रही थी, जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था और बच्चों को स्कूल में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने देखते देखते एक ऐसी मशीन डेवलप कर डाली जिस मशीन से लोगों को सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अपने इंडिया में किसी ने इस बच्ची के टैलेंट को देखा नहीं, लेकिन जापान कंट्री ने इस बच्ची को इन्वाइट किया और इस तरीके से फिर से अपना इंडियन टैलेंट बाहर की कंट्री में चला गया। नेक्स्ट है शैलेंद्र कुमार, एक इनोवेटिव इंडियन इंजीनियर जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाया। इनका ये इंजन 4 स्ट्रोक से ट्रेडिशनली काफी एडवांस माना जाता है, क्योंकि इस इंजन में 2 एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स ऐड किए गए हैं जो कि इनके इंजन को ज्यादा एफिशिएंट, इको फ्रेंडली और पावर ऑप्टिमाइज बनाता है। शैलेंद्र कुमार का फोकस फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना, हीट लॉस कम करना और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने पर था, ताकि ऐसे 6 स्ट्रोक इंजन मार्केट में आ सके, जो कि इनका ये 6 स्ट्रोक इंजन सारे मार्केट के गोल्स को अचीव करता था। इनके इस इंजन की खास बात ये थी कि कंबशन के बाद जो हीट एनर्जी निकलती थी ये इंजन उसे भी यूज करता था, जिससे कि माइलेज बढ़ता और एमिशन कम होता। इनका ये इन्वेंशन इंडिया के लिए क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, जो कि फ्यूचर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दे सकता था। लेकिन आप लोग को तो पता ही होगा, जो ऑटोमोबाइल्स की इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं, ये क्या चाहेंगे कि ऐसे सिस्टम्स आएं और लोगों की लाइफ अच्छी हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके पास कॉर्पोरेट की पावर है। सो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे ऐसे इन्वेंशंस आगे आए। बाकी ये चीज़ तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो कि कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी है, कि पानी से भी गाड़ी चल सकती है। जो कार्बाइड नाम का पत्थर होता है, इससे पानी से रिएक्शन कराने पर एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। सो इंजन तो इससे भी ऑपरेट कर सकता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं, इनका क्या होगा? लोग तो ऐसे ही चलाने लगेंगे चीज़ें। सो ये चीज़ इसके पीछे की रियलिटी है। सो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।